Bismillahirrahmanirrahim. Today's our topic is electric flux. As the word indicate, electric flux. So electric flux is defined as the number of electric field lines passing through the surface of something. यानी आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक सरफेस में से पास कर रही हैं. दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. फॉर एग्जांपल, if I consider a positive charge over here, so the electric field lines are coming out of it. Just like this. अब अगर इस चार्ज के सामने मैं एक सरफेस रख दूं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक सरफेस को रख दिया जाए, तो हम देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इसमें से पास कर रही हैं, दे रिप्रेजेंट्स द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस. अब इसमें दो चीज़ें हैं. If this surface is moved closer to this charge, इसको आप इसके करीब लेके जाएं, तो आप ये देख सकते हैं कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि इसमें से पास करेंगी उसका नंबर ज़्यादा होता जाएगा. एंड इफ़ दिस सरफेस इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम दिस चार्ज, तो फिर आप ये देखेंगे कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस सरफेस में से पास कर रही हैं उसका नंबर कम होता जाएगा. तो हम ये कहते हैं कि जितनी ये सरफेस चार्ज के करीब होगी उतना उसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा होगा. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस विल बी मोर, विल बी लार्ज. अब एक और चीज़ है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ़ दिस चार्ज हैज़ गॉट मैग्नीट्यूड Q, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ गिवन बाय KQ डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, where you know that K is constant and Q is the magnitude of the charge in coulomb and R is the distance from the charge. It means that जैसे जैसे आप इस चार्ज से दूर जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कम होती जा रही है, because electric field is proportional to 1 over R square. और यहाँ से एक चीज़ बड़ी सिंपल सामने आती है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस इज़ डिक्रीजिंग. और आप अगर इस सरफेस को इस चार्ज के करीब लेकर आ रहे हैं, सो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द सरफेस विल बी लार्ज एंड दैट मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो रहा है. सो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इट डिपेंड्स अपॉन the magnitude of the electric field. Number 1, तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. E. अच्छा जी, अब अगर हम इसकी जगह एक और काम करें, ये एक सरफेस है, इसकी जगह हम एक बड़ी सरफेस रख लें जिसका एरिया इससे ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो इसमें से पास करेंगी इसको इसी सेम जगह पे रखें, कीपिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, लेकिन एरिया को ज़्यादा कर दें, सरफेस एरिया को ज़्यादा कर दें, तो जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास करेंगी उसका नंबर ज़्यादा हो जाएगा. क्या मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल देखें
ये मेरा मोबाइल है और ये एक सरफेस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये एक पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको इसके करीब रखता हूँ, इसमें से फील्ड लाइंस जो पास कर रही हैं वो ज़्यादा है। अगर मैं इसको दूर लेके जा रहा हूँ तो फील्ड लाइंस जो इसमें से पास कर रही हैं वो कम होती जा रही हैं। लेकिन अगर मैं इस मोबाइल को इस जगह पे फिक्स कर दूँ, अब नंबर ऑफ़ फील्ड लाइंस जो इसमें से पास कर रही हैं वो कांस्टेंट है। इस मोबाइल को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक बड़ी सरफेस के साथ, यानी इस बुक के साथ। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो तो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस दोनों का सेम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, मगर इस सरफेस का जो एरिया है वो ज़्यादा है, तो उसमें से ज़्यादा लाइंस पास कर रही हैं, उस सरफेस में से कम लाइंस पास कर रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक फील्ड पे, एंड नंबर 2 अगर आप इसको कांस्टेंट कर लें तो ये डिपेंड करता है एरिया ऑफ द सरफेस पर। एरिया ऑफ द सरफेस, इसको मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ डेल्टा ए के साथ। तो मैथमेटिकली जब हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करते हैं तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की एक डेफिनेशन बना देते हैं, और वो इस तरह है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स which is represented by this symbol, जिसको हम कहते हैं phi, is given by the dot product of electric field strength and the surface area delta A। अब आप कहेंगे कि सर यहाँ तक तो बात समझ आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन ये जो एरिया है इसको भी आपने एक वेक्टर की फॉर्म में लिखा है। देखें, सरफेस एरिया ऑफ एनी सरफेस इज कंसिडर्ड एज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड द डायरेक्शन ऑफ द surface area is considered normal to the surface or perpendicular to the surface। For example, अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये एक सरफेस है तो इसका जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, ये डेल्टा ए, दिस रिप्रेजेंट्स विच इज़ नॉर्मल टू द सरफेस। और अगर इसी सरफेस को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टली लिटा देता हूँ तो दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा ए, नॉर्मल टू द सरफेस। सो व्हाट डेल्टा ए रिप्रेजेंट्स सरफेस एरिया, वेक्टर एरिया, और इसकी डायरेक्शन क्या है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, नॉर्मल टू द सरफेस। तो यहाँ मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए, I can write this expression as phi is equal to E dot delta A, where E represents electric field intensity, delta A represents a vector area, the direction of this vector area is always normal or perpendicular to the surface। ठीक हो गया? So this represents what? वेक्टर एरिया, जिसकी डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू द एरिया होगी। अब अगर इसको मैं प्रॉपरली
इस वेक्टर प्रोडक्ट को ओपन करके लिखता हूँ. सो आई कैन राइट इट एज E delta A cos theta. What is E? The magnitude of electric field intensity. What is delta A? The magnitude of the surface area. E magnitude of electric field intensity. Delta A magnitude of surface area. And what is theta? Theta is the angle between electric field intensity and vector area delta A. अब इसमें हम दो केसेस को डिस्कस करते हैं. नंबर 1, मैक्सिमम फ्लक्स. The flux, the number of electric field lines passing through a surface area, ये कब मैक्सिमम होंगी? देखें, हम ये कंसिडर करते हैं कि ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, प्लस Q. इससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस R पर एक सरफेस को मैं ऐसे रखता हूँ. Such that the surface is perpendicular to the electric field. देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, अवे फ्रॉम द चार्ज. और इस पॉइंट पर इस डिस्टेंस r पे आप ऐसे समझ लें, चलें इसको थोड़ा सा यहाँ तक, इस डिस्टेंस r पे ये सरफेस जो है इट इज़ प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट ये जो नॉर्मल है एरिया की डायरेक्शन ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो गई. तो देखें, अ सरफेस ऑफ एरिया डेल्टा ए इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर to electric field E at a distance R such that normal to the surface is parallel to electric field. ये normal to the surface जो है या direction of area ये इसके parallel है. अब चूँकि ये इसके parallel है, so the angle between two parallel vectors is always 0. तो हम ये कह सकते हैं therefore theta is equal to 0 degrees. So electric flux, इसको मैं अब इसके साथ एक छोटा सा E डाल रहा हूँ which represents electric flux. phi E is equal to E A cos of theta. Theta is 0 degrees, so it is delta A cos of 0 degrees. Cos of 0 is plus 1.
maximum value of cos function. Therefore, the electric flux will be maximum, which is equal to E delta A. तो अगर हम एक सरफेस को परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड रखेंगे सच दैट नॉर्मल टू द सरफेस, यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस बिकम्स पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो तब उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पास करेंगी एंड हेंस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी मैक्सिमम. नाउ सेकंड केस. Number 2. Electric flux is minimum. देखिए, we consider the same charge plus Q, सेम डिस्टेंस R, मगर अब वी प्लेस द सरफेस सच दैट it is parallel to the electric field. This is the direction of electric field, and normal to the surface is like this. This represents the direction of the area. ये देखिए डेल्टा ए. अब हम ये कहते हैं a surface of area delta A is placed at a distance R from charge plus Q parallel to electric field फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे इस मोबाइल को सरफेस कंसिडर करते हैं तो ये देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये सरफेस हमने ऐसे रख दी है जस्ट लाइक दिस. तो एरिया की डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस होगी तो वो इस तरह होगी जस्ट लाइक दिस. तो देखें, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट direction of area become perpendicular to E, electric field. अब दो परपेंडिकुलर हैं, ये देखिए, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, this is the direction of area delta A. The angle between them is 90 degrees, and if it is 90 degrees हम ये कहते हैं कि theta is 90 degrees, electric flux is equal to E delta A cos of 90 degree, and cos of 90 degree is 0. Therefore, electric flux is 0 through this surface. यानी इस सरफेस में से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी. आप ऐसे समझ लें कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैंने इस सरफेस को ऐसे रखा है, इस थिकनेस को 0 कंसिडर करें तो इसके ऊपर नीचे से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, मगर दिस सरफेस इज नॉट एक्सपोज्ड टू एनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. So this represents कि
कि यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये ज़ीरो है, एंड दिस रिप्रेजेंट्स कि जी दिस फ्लक्स इज़ मिनिमम, दिस फ्लक्स इज़ मिनिमम. The next thing is the electric flux through a closed surface. If we consider that a surface is not a flat surface, it's a curved surface, or electric field at different points is not uniform, electric field की वैल्यू चेंज हो रही है, तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो लेट अस कंसिडर कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है and we divide that surface into a large number of small surface areas. इसको छोटी छोटी surfaces में divide कर देते हैं such that कि हर एक छोटे पोर्शन में से, फॉर एग्जांपल ये एक छोटा सा पोर्शन है और इसका एरिया है डेल्टा A1, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट है सिर्फ इस जगह पर, फिर यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है, यहाँ डिफरेंट है. सो टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ कर्व सरफेस, or if the electric field is non-uniform, the first thing is we divide the surface into large number of small surfaces such that each small surface, on each small surface the electric field is uniform. We will calculate the flux through that surface, then we will calculate the flux through other surfaces, and then we add them to get the total flux through this surface. So what we are going to do to calculate the electric flux through a curved surface पहला step, we divide the surface into a large number of small surface areas such that on each surface area the electric field is यूनिफॉर्म. पहला स्टेप ये होगा. तो हमने इसको डिवाइड कर दिया, कितने सरफेस एरियाज में डिवाइड कर दिया? n सरफेस एरियाज में डिवाइड. n मे बी अ वेरी लार्ज नंबर, ठीक है. तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्मॉल सरफेस एरियाज n इज अ लार्ज नंबर. नंबर 2, we will calculate the electric flux through each surface. तो देखिए, we have divided the surface
into a large number of small areas, delta A1, delta A2, delta A3, delta AN. Electric field through delta A1 is E1. Electric field through delta A2 is E2. Similarly, electric field through delta A3 is E3, and so on. Electric field through delta AN is EN, where N is equal to 1, 2, 3 चलते जाएं, ठीक है. Now, electric flux through delta A1 is given by phi 1, which is equal to E1 dot delta A1. I can write this as E1 delta A1 cos theta 1. अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ये कंसिडर करता हूँ कि दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द एरिया एंड दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो. ये दोनों पैरेलल हैं. दिस इज़ डेल्टा A1 एंड दिस इज़ E1. चार्ज यहाँ पर कहीं पर पड़ा हुआ है एंड इट द सरफेस इज इन द फॉर्म ऑफ अ स्फीयर. सो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है. ये सरफेस एरिया है डेल्टा A1, इसकी डायरेक्शन भी ये है. यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही है, इसकी डायरेक्शन भी ये है. सो द एंगल इज 0. देयरफॉर phi 1 will be E1 delta A1. Equation 1. Similarly, the electric flux through delta A2, phi 2 will be E2 delta A2. Phi delta A3, phi 3 is equal to E3 delta A3. सेकेंड स्टेप, हमने हर एक सरफेस के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट किया. थ्रू डेल्टा AN, phi n is equal to EN डेल्टा AN. ये हो गई इक्वेशन 2, ये हो गई इक्वेशन 3, ये हो गई इक्वेशन N. तो दो स्टेप्स हमने किए. पहले इसको डिवाइड किया, फिर वी कैलकुलेट द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस. नाउ थर्ड स्टेप, टोटल फ्लक्स. स्टेप नंबर 3, total flux is given by, add them, phi total is equal to phi 1 plus phi 2 plus phi n. So phi total is equal to E1 delta A1 plus E2 delta A2 En delta An, and I can write all of them as summation I is equal to 1, I is equal to n Ei delta Ai. ये जो है ये समेशन का साइन है एंड इट इज़ रिप्लेसिंग ऑल दीज टर्म्स. I1 हो जाएगा तो ये हो जाएगा E1 A1, I2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा E2 delta A2 and so on. So this represents the electric flux
through a closed surface. Now the next thing is electric flux through a closed surface, and it can be zero, it can be positive and it can be negative. अगर आप अपनी बुक में देखें तो बुक में आपको पेज नंबर 17 पे एक फिगर नज़र आएगी, और ये इस आपकी जो नई बुक है इसमें पेज 17 पे यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है कि फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस जो है, इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव और इट मे बी ज़ीरो. अब इस कॉन्सेप्ट को हम कैसे डिस्कस करते हैं, देखें. फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is number 1 0. If number of electric field lines entering the surface is equal to number of electric field lines leaving the surface. अब ये कैसे पॉसिबल है, देखें. ये एक क्लोज सरफेस है और मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें जितनी फील्ड लाइंस इंटर हो रही हैं उतनी ही फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं. तो फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी ज़ीरो. अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे पॉसिबल है. भाई ये उस वक्त पॉसिबल है कि अगर इस क्लोज सरफेस के अंदर एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो ऑब्वियसली नेगेटिव चार्ज की फील्ड इनटू द चार्ज होती है, और एक सेम मैग्नीट्यूड का, इक्वल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज रख दिया जाए तो इसमें से फील्ड लाइंस बाहर जा रही होती हैं. तो जितनी फील्ड लाइंस इसमें से निकल रही हैं उतनी फील्ड लाइंस इसमें इंटर हो रही हैं. फॉर एग्जांपल दिस इज माइनस क्यू एंड दिस इज प्लस क्यू. तो फिर हम ये कहेंगे कि द नेट फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज ज़ीरो. नंबर 2, positive. Flux through a closed surface is positive if number of field lines field line means electric field lines entering the surface they are less than number of field lines leaving the surface. अब आप कहेंगे कि जी ये कैसे पॉसिबल है. देखें इस केस को कंसिडर करते हैं. ये एक सरफेस है, इसमें नेगेटिव चार्ज है माइनस Q1 और इसमें पॉजिटिव चार्ज है प्लस Q2. Now if this Q2 in magnitude is greater than Q1 तो जितनी लाइंस इसमें से बाहर जाएंगी
और जितनी लाइंस इसमें इंटर हो रही हैं उसमें डिफरेंस होगा. नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द सरफेस विल बी ग्रेटर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज कम है. सो इन दिस केस द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस will be positive. And the last one is negative flux. और obviously negative flux जो है वो हम ऐसे consider कर सकते हैं कि if the number of field lines entering the surface is greater than the number of field lines leaving the surface. तो ये हो जाएगा केस नंबर 3. एंड दिस विल बी नेगेटिव if number of field lines entering is greater than the number of electric field lines leaving the surface. कैसे? कि हम ये कहते हैं कि जी यहाँ एक नेगेटिव चार्ज है -Q1 और एक पॉजिटिव चार्ज है +Q2, और मैग्नीट्यूड वाइज दिस Q1 इज ग्रेटर देन Q2. तो जितनी लाइंस इंटर होंगी उससे कम लाइंस बाहर जा रही होंगी. सो द फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस विल बी नेगेटिव. ठीक है. द लास्ट थिंग इन टूडेज लेक्चर इज यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट वैसे तो हम कोई ख़ास इस तरह डिफ़ाइन नहीं करते, जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट डिफ़ाइन करते हैं विच इज़ वेबर, लेकिन थोड़ा सा आपको यहाँ इसका एक आइडिया दे देते हैं. यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. देखिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम डिफाइन करते हैं द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया डेल्टा ए. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट है SI यूनिट, वो है न्यूटन पर कूलम. अब तक जो आपने पढ़ा है F/Q, न्यूटन पर कूलम. और SI यूनिट ऑफ एरिया वो है मीटर स्क्वायर. तो अगर मैं फ्लक्स का यूनिट लिखूं, SI यूनिट ऑफ फ्लक्स, तो वो बन जाएगा न्यूटन पर कूलम मल्टीप्लाइड बाय मीटर स्क्वायर. तो देखें, ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. अगर आप इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो न्यूटन की जगह मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि देखें F = ma होता है न्यूटन, तो kg पर मीटर, kg × मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो न्यूटन की जगह आ सकता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये वाला मीटर स्क्वायर अपनी जगह. कूलम को अगर मैं बिल्कुल बेस यूनिट्स में लिखूं तो देखें, करंट की डेफिनेशन होती है चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम. तो चार्ज को लिखा जा सकता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, यानी कूलम को हम लिख सकते हैं एम्पेयर मल्टीप्लाइड बाय सेकंड. और ऑब्वियसली C-1 है, तो ये हो जाएगा एम्पेयर -1 सेकंड -1. तो इसलिए इसकी जगह लिखा जा सकता है एम्पेयर -1 सेकंड -1. तो देखें, यहाँ से बेस यूनिट्स में ये बन जाएगा kg अपनी जगह आ जाएगा, मीटर × मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब, सेकंड -2 सेकंड -1 सेकंड -3 और एम्पेयर -1. तो बेस यूनिट्स में इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ. एंड सिमिलरली इसी की मदद से आई कैन राइट द डायमेंशंस ऑफ
फ्लक्स, तो डायमेंशन इसका बन जाएगा kg की जगह आ जाएगा m, मीटर क्यूब की जगह आ जाएगा l क्यूब, s-3 की जगह आ जाएगा t-3 और a-1 अपनी जगह इसी तरह आ जाएगा. So these are the dimensions of electric flux, and this is the unit of electric flux in terms of base unit. आप ऐसे भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. इसको आप आगे जाकर एक और यूनिट में भी लिख सकते हैं विच इज़ वोल्ट की फॉर्म में. अभी चूँकि हमने नहीं पढ़ा तो इसलिए मैं अभी उसको डिस्कस नहीं कर सकता. सो दैट वॉज टूडेज़ लेक्चर. आज हमने किस किस चीज़ को डिस्कस किया. आज हमने डिफ़ाइन किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैक्सिमम कब होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो कब होता है, फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो या कर्व सरफेस हो, एंड फ्लक्स पॉजिटिव कब होता है, फ्लक्स ज़ीरो कब होता है, फ्लक्स नेगेटिव कब होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस, एंड द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. दैट वॉज टूडेज़ लेक्चर. इंशाल्लाह कल फिर हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.